हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे जो आपका एटीएस है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं उसका सेट देखेंगे। तो टोटल क्वेश्चन जो है आपके 250 क्वेश्चन है, जिसमें से हम इसको 5 पार्ट पर देखेंगे, जिसमें आपका 50-50 क्वेश्चन का सेट बनाएंगे। ये पूरा का पूरा आपका थ्योरी का है ना, और टर्नर ट्रेड के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चन लिख रखा है, तो पहले में हम 50 देखेंगे, 1 से 50 तक देखेंगे, और अगले वाले पार्ट में देखेंगे। ऐसे करके 5 पार्ट होंगे, है ना। सो अलग अलग करके सेमेस्टर वाइज जैसे है, फर्स्ट ईयर के लिए जो जितने क्वेश्चन बनते हैं एटीएस के हिसाब से जैसे बना रखा है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन देखेंगे। और पीडीएफ है, पीडीएफ यदि चाहिए होगा तो जैसे क्लास ख़त्म हो जाएगा 5 का 5 टोटल हो जाएगा, 50-50 के 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपके पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। जो टेक्निकल स्टडी पॉइंट है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। इसमें आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी में और इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आपको समझने में भी आसानी होगी, है ना। ये यूज़फुल जो है वेल के लिए होगा। और साथ में तो जो दूसरे आपके एग्ज़ाम होते हैं, आईटीआई लेवल के पेपर होते हैं जैसे टेक्नीशियन के, जहाँ पे भी होते हैं, वो सारे जगह पे ये एलिजिबल होगा, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, तो ये आपका एटीएस का क्वेश्चन है। और एटीएस जो होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम होता है ना, और ये आपका लेवल 1 के क्वेश्चन है और लेवल 2 के क्वेश्चन है, इसमें आपके अलग अलग बने हुए। सो ओवरऑल बना रखा है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है टोटल 250 क्वेश्चन होते हैं ना। सो लेवल 1 का है, देन लेवल 2 का आएगा। सो पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपका उससे पहले थोड़ा मैं बताता हूँ कि हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में अवेलेबल है। ट्रायल लैंग्वेज में नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में ही है। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट अरेंजमेंट शुड बी मेड टू एक्सटिंग्विश द फायर इन द वर्कशॉप, है ना। कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए, उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो वर्कशॉप पे आग वगैरह लगता है ना, या उसको बुझाने के लिए जो होता है ना, आपका फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, उसको रखना ही रखना है। बकेट ऑफ फुल वाटर ये भी, और सैंड का, सारे के सारे रखे जाने चाहिए, है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, द बॉक्स विच कंटेन द यूजुअल मेडिसिन कॉटन बैंडेज ETC इज़ कॉल्ड। कौन सा बॉक्स बोलते हैं? वो बक्सा जिसमें सामान्य दवाई, रुई, पट्टी आदि रहती है, उसे कौन सा बक्सा कहा जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो उसको फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट, है ना। दुर्घटना से बचने के लिए जो सर्वोत्तम तरीका है वो कौन सा तरीका है। सो आप जहाँ पे भी काम कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि कौन सी आपका सेफ्टी का रिक्वायरमेंट है, जैसे काम के हिसाब से आपका। तो वही सेफ्टी रिलेटेड जो भी जॉब होता है उसके हिसाब से सेफ्टी क्या लेना है वो होता है। तो आपका पहले में ही दे रखा है, ऑब्जर्विंग सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टू जॉब, मशीन एंड वर्कशॉप। हिंदी में दे रखा है आपका, जॉब, मशीन एवं कार्य के स्थान पर संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। यही आपका दुर्घटना से बचने का जो है सर्वोत्तम तरीका है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक उपचार का उद्देश्य होता है। तो उसमें क्या होता है, लाइफ को सेव करना होता है, मतलब संरक्षण करना होता है, और शायद ज़्यादा हार्म ना हो, आगे होने वाले नुकसान को रोकना, और प्रमोट रिकवरी, तो स्वास्थ्य लाभ के लिए बढ़ावा देना। तो सारे के सारे जो है आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर पे। ये आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टूल्स ऑन इन द पिक्चर। चित्र में दिखाया गया औजार का नाम क्या है। तो इसका नाम पूछ रखा है ना। सो ये आपका जो है स्क्रैबर है, बेन टाइप का स्क्रैबर। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, खरोचक। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मापन उपकरण है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो स्टील रूल जो है ये आपका मापन उपकरण है। बाकी चीजल जो होता है आपका, ये कटिंग टूल में आता है। रेती भी आपका कटिंग टूल में ही आता है ना। और बेंच वाइज जो है आपका होल्डिंग टूल में आता है। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टूल्स ऑन इन द पिक्चर। चित्र में दिखाया गया औजार को पहचाने। इसका नाम पूछ रहा है। तो ये आपका बॉल पिन हैमर है, हैमर। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टीथ ऑफ हेक्सा ब्लेड इज नोन एज। सो ये आपको मान लो हेक्सा ब्लेड हो गया, इसके और इसके बीच का जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं। ये आपका जो होता है एडजेसेंट टीथ का बीच का दूरी, इसको पिच बोलते हैं ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेम जो होता है जिस पे पूरा का पूरा ये जो बनता है,
ये आपका फ्रेम होता है ना, यहाँ पे विंग नट लगाया जाता है। ये आपका हैंडल हो जाएगा, और ये मैं थोड़ा बना दिया गलत तरीके से ना। सो इस तरह से आता है ना एक सब प्लेट जो बनता है। ये आपका स्टैंडर्ड टाइप का होता है। ट्यूबलर का थोड़ा सा यहाँ पे घूम जाता है और ये ऐसे बन जाता है, और इस पर ट्यूब रहती है। फ्रेम हो जाएगा, ये वाला फ्रेम होता है। विंग नट जो है आगे एडजस्ट, उसको टाइट करने के लिए, ढीला करने के लिए। टैंक जो होता है ये फाइल में होता है। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट टू मेक द होल डायमेंशनली मोर एक्यूरेट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन छिद्र को अधिक सटीक बनाने के लिए किया जाता है? तो आपका रीमिंग होता है ना। रीमिंग में जो होता है अधिक सटीक बनाने के लिए, होल को अधिक सटीक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो रीमिंग इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ना, उसमें रीमर का इस्तेमाल किया जाता है। टेपिंग जो होता है आपका इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोरिंग जो होता है आपका पहले से जो होल किया हुआ है उस होल को बड़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है ना, बोरिंग। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चीजल सोन इन द पिक्चर। ये जो आपका चित्र में दिखाया गया चीजल है, इसका नाम पूछ रहा है कौन से प्रकार का है। तो ये आपका फ्लैट चीजल है। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप इसका देखोगे शेप जो है यहाँ के नीचे आके जो है इस तरह का ये बन रहा है। और ये आपका क्रॉस कट चीजल होता है, उसमें आपका थोड़ा सा इस तरह से बन जाएगा, है ना। डायमंड जो होता है उसका इस तरह का बनेगा, जहाँ पे आपका नीचे आएगा। हाफ राउंड का जो है ये इस तरह से बनता है। जो मेन आपका ये पॉइंट जो होता है उसका शेप बनता है उस तरह से, है ना। सो इसमें इसका नाम पूछ रखा है, तो ये आपका फ्लैट चीजल हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मशीन शोन इन द पिक्चर। इसमें पिक्चर है नहीं, है ना, तो ये क्वेश्चन को रहने देते हैं 11 नंबर को। इसमें आइडेंटिफाई द मशीन शोन इन पिक्चर, अब इसमें पिक्चर तो है नहीं इसलिए हम कह नहीं सकते, हैं ना। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, इसमें आपका इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है ये वाला, इसका नाम पूछ रखा है। चित्र में दर्शित उपकरण का नाम पहचाना है, तो इसका नाम क्या है? तो आपका कॉम्बिनेशन सेट है ना, कॉम्बिनेशन सेट है। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जैसे देखते हैं एक एक पार्ट का, तो ये जो होता है आपका स्क्वायर हेड होता है, ये सेंटर हेड होता है, और ये आपका प्रोटेक्टर हेड होता है, और ये जो है रूल होता है ना। इससे क्या करते हैं हम, एंगल मेजरमेंट करने का काम करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर यूज टू मेजर, है ना। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग जो होता है किस चीज़ के मापन के लिए उपयोग किया जाता है? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है कोण मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंगल। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ लेथ मशीन। इनमें से कौन सा है लेथ मशीन का हिस्सा है? हेड स्टॉक होता है, लेफ्ट साइड होता है, टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक भी होता है, राइट साइड होता है, और कैरिज जिस पे आपका माउंटेड होता है, टॉप स्लाइड, है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द, ये सभी के सभी जो है लेथ मशीन के पार्ट हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, वेयर इज लेथ हेड स्टॉक लोकेटेड, है ना। लेथ के हेड स्टॉक कहाँ स्थित होता है? तो वो आपका लेफ्ट साइड पे होता है ना, ये आपका बाएं सिरे पर होता है, एट द लेफ्ट हैंड साइड द लेथ बेड। तो लेथ बेड के बाएं हाथ सिरे पर होता है आपका हेड स्टॉक। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। राइट साइड पे जो होता है आपका टेल स्टॉक होता है। 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी कटिंग एज आर देयर इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कितने कटिंग कोर होते हैं उसके बारे में पूछ रखा है ना। सिंगल पॉइंट मतलब आपका एक ही होगा। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, उसमें आपका एक ही होता है कटिंग एज जो होता है वो एक ही होता है। सो ये जो है राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई मेजर इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर, है ना। सबका चित्र में जो दर्शित उपकरण को पहचाने, इसका नाम पूछ रहा है। तो ये जो है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर है ना, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका पार्ट का नाम लिख रखा है, ये चीज़ें भी याद रखनी है। ये आपका कार्बाइड का जो है लॉकिंग नॉब है, इसको स्पिंडल बोलते हैं बीच वाले को। ये आपका स्लीव है, स्लीव या बैरल, इसको थिम्बल बोलते हैं। और ये आपका रेचेट स्टॉप होता है पीछे। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रोल फीड, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा
कारक जो है फीड को नियंत्रित करता है। तो फीड को नियंत्रित करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो कारक जो है आपका टूल ज्योमेट्री ये है, कूलेंट यूज ये भी है, और रिजिडिटी ऑफ टूल ये भी है। चारों के चारों जो है ना वो तीनों के तीनों जो हैं वो फैक्टर जो है कंट्रोल उसी के कारण जो होता है फीड को कंट्रोल किया जाता है। टूल ज्योमेट्री भी होनी चाहिए। कूलेंट यदि सफिशिएंट नहीं है और आप ज़्यादा दे दोगे ना तो हीट हो जाएगा और आपका टूल जो है वो ख़राब हो सकता है। रिजिडिटी ऑफ टूल, अब टूल यदि ज़्यादा रिजिड रहेगा तो फिर उस केस में भी ख़राब हो सकता है। टूल ज्योमेट्री यदि आपका एंगल सही नहीं है तो उस केस में तो ख़राब होना ही होना है। 90 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रोल द कटिंग स्पीड। ये आपका फीड का था है ना, अब ये कंट्रोल कटिंग स्पीड का कह रहा है। तो इसमें भी सारे के सारे हो जाएंगे, टूल ज्योमेट्री, रिजिडिटी ऑफ टूल और डेप्थ ऑफ कट। औजार ज्यामिति हो गया, औजार की दृढ़ता हो गया और कट की गहराई हो गई। सारे के सारे जो है ना ये फैक्टर जो होते हैं ज़रूरी होते हैं, जिसके कारण हमें जो कटिंग स्पीड है उसको नियंत्रित रखना पड़ता है ना। क्योंकि कटिंग जैसे सॉफ्ट मेटल आएगा ना तो उसमें कटिंग स्पीड हाई होती है, हार्ड मटेरियल आएगा उसमें कटिंग स्पीड स्लो हो जाती है ना। तो इसलिए सारा का सारा हो जाएगा, डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन। तो कटिंग गति जो होती है, कर्तन गति होती है, उसको किस में व्यक्त किया जाता है, तो आपका मीटर पर मिनट में होता है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये मीटर पर मिनट नहीं है ना, ये वाला है मीटर पर मिनट, सी वाला है, ये थोड़ा गलत दिख रखा है ना। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीटर प्रति मिनट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन है नर्लिंग इज़ डन जनरली एट स्पिंडल स्पीड। तो नर्लिंग जो है सामान्यतः स्पिंडल गति की स्पीड के कितना कैसा होता है, स्पीड होता है, तेज़ी से होता है या फिर जीरो होता है। सो हमेशा जो होता है स्पिंडल स्पीड के बिल्कुल कम होता है। स्लो जो है, स्लो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जब भी हम नर्लिंग कर रहे होते हैं ना स्पीड कम रहता है कंपैरिजन, जैसे हम करते हैं ड्रिलिंग या फिर टर्निंग कर दिए। टर्निंग करेंगे तो क्योंकि आपका नर्लिंग में ना बाहर में एक्सटर्नल सरफेस में आपका ऐसे ग्रिपिंग के लिए बनाया जाता है, जैसे डायमंड शेप हो गया, क्रॉस हो गया, स्ट्रेट हो गया, है ना। अलग अलग प्रकार के नर्लिंग के टाइप होते हैं, उसमें आपका पिच अलग अलग आएगा, कोर्स, मीडियम, फाइन। तो उसके हिसाब से फिर आपका अलग अलग दो जो आपके ड्रिलिंग पार्ट होता है, जैसे ऐसे काट दिया मैंने। अब इसके बीच का जो दूरी है ना उसके हिसाब से करा जाता है। तो उसमें कोर्स आता है 1.75, मीडियम जो आता है 1.5 और से आपका वो 1.5 से 7.5 ऐसे करके आता है। जो भी आपका फाइन होता है, कोर्स, मीडियम, फाइन, है ना, फाइन और वेरी फाइन। तो 1.25 जो होता है आपका फाइन होता है, फिर आपका 0.1 जो होता है फाइन होता है, 1.5 जो होता है मीडियम होता है, 1.75 जो होता है वो आपका कोर्स में आता है, और वेरी फाइन में जो आता है 0.75 आता है। और नर्लिंग क्या है, नर्लिंग इज एन ऑपरेशन। नर्लिंग क्या है, तो आपका एक उसमें क्या करेंगे, नर्लिंग जब करा जाता है तो उस केस में एक फॉर्म तैयार किया जाता है ना, सो फॉर्मिंग ऑपरेशन हो जाएगा। तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो कटिंग वाला क्या आ जाएगा, लेकिन वो फॉर्म कर रहा है, किसी चीज़ को बना रहा है ना, तो आपका सी जो है फॉर्मिंग ऑपरेशन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच नर्लिंग टूल होल्डर इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल नर्लिंग टूल, है ना। तो किस नर्लिंग टूल होल्डर को समांतर नर्लिंग टूल होल्डर भी कहा जाता है। तो आपका जो होता है सिंगल रोलर नर्लिंग टूल होल्डर, उसी को आपका पैरेलल नर्लिंग टूल भी कहा जाता है ना। सो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, सिंगल रोलर नर्लिंग टूल होल्डर। एकल रोलर नर्लिंग टूल होल्डर को आपका पैरेलल नर्लिंग टूल कहा जाता है ना। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लेथ मैंड्रल। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेथ मैंड्रल का एक प्रकार है। सो आपका गैंग मैंड्रल, स्टेप्ड मैंड्रल, स्क्रू मैंड्रल, ये तीनों के तीनों पाए जाते हैं आपका लेथ मैंड्रल के टाइप में से, तीनों के तीनों हो जाएंगे। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रीमर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है रीमर के बारे सही नहीं है। ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ये आपका सही नहीं है, ये सही है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये आपका गलत है। सैंक एंड बॉडी आर द पार्ट ऑफ रीमर, ये भी सही है। सो गलत पूछ रहा है ना, सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नहीं होता है, ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है रीमर, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेथ एक्सेसरी।
तो निम्नलिखित में से कौन सा लेथ का एक उपसाधन है ना। सबका थ्री जो चक जो है ये आपका लेथ का एक उपसाधन है। बाकी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड आपका वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ड्रैग जो है वो आगे से पीछे लेके जाते हैं ना वेल्डिंग में, तो इसके बारे के उसको बोलते हैं ड्रैग। तो आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेथ एक्सेसरी के बारे में पूछ रखा है, लेथ का उपसाधन, तो आपका थ्री जो चक जो होता है आपका लेथ का उपसाधन होता है। बी जो है राइट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ यूज फॉर मेकिंग एंगल प्लेट है ना। एंगल प्लेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो एंगल प्लेट बनाने के लिए जो होता है आपका कास्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ यूजिंग कूलेंट है ना। तो निम्नलिखित में से शीतलक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो आपका कूलेंट क्या करता है, तो कूल द कटिंग टूल एंड वर्क पीस। तो आपका ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। रूम के लिए नहीं होता है, ना ही ऑपरेटर के लिए होता है। पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा रखने के लिए आपका कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इज एन ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ अ ड्रिल होल। एक ड्रिल किए गए छिद्र के अंत को बेवल करने का ऑपरेशन है ना। तो जो होल किया गया है अब उसको बेवलिंग करना है, कहाँ पे, एंड पे। जैसे ये मान लिया जाए होल हो गया, अब यहाँ पे बेवल करना है ना ऊपर एंड पे। तो ये जो है इसको काउंटर सिंक बोलते हैं ना, काउंटर सिंकिंग। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। बोरिंग जो होता है आपका ड्रिल किया हुआ है इस होल इसको बड़ा करने के लिए आपका जो किया जाता है ऑपरेशन वो बोरिंग होता है। रीमिंग होता है जो होल होता है होल को फिनिशिंग एक्यूरेट साइज तक लाने के लिए वो आपका रीमिंग होता है। ग्राइंडिंग जो होता है ये भी आपका सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है जो एक्सटर्नल सरफेस के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ना। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज डायमेंशन अलोंग इट्स लेंथ ऑफ द जॉब है ना। जॉब की लंबाई के साथ आयाम का एक क्रमिक वृद्धि या कमी होता है उसको क्या बोलते हैं। सो आपका टेपर में ऐसा होता है ना, ऐसे जैसे टेपर हो गया ऐसे हो गया, तो ये इस तरह से आओगे तो इधर से कम हो रहा है, इधर से जाओगे तो बढ़ रहा है ना। सो ये आपका क्या बोल रहा है कि ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब जॉब की लंबाई जो है बढ़ रही है या फिर घट रही है, तो किस में होगा, टेपर में होगा है ना। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेपर टर्निंग मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेपर टर्निंग विधि है ना। कंपाउंड रेस्ट मेथड से किया जाता है, टेलीस्टोक ऑफसेट मेथड से भी किया जाता है, पॉम टूल मेथड से भी किया जाता है। सारे के सारे जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये सभी तरीक़ों से हम टेपर टर्निंग किया जा सकता है ना। 32 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैंडर्ड टेपर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टैंडर्ड टेपर है। तो आपका जर्नो टेपर होता है, ब्राउन एंड शार्प टेपर होता है, मैट्रिक टेपर भी होता है ना। तीनों के तीनों होते हैं, तो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी जो हैं स्टैंडर्ड टेपर हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ लेथ सेंटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेथ सेंटर का एक प्रकार है ना। ये तीनों के तीनों पाए जाते हैं। बॉल सेंटर भी पाया जाता है, हाफ सेंटर भी पाया जाता है, पाइप सेंटर भी पाया जाता है आपका लेथ सेंटर में। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो आपका 34 नंबर क्वेश्चन है हाउ द साइन बार स्पेसिफाइड है ना। साइन बार को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो उसका जो रोलर होता है ना उसके बीच का जो दूरी होता है, दोनों साइड रोलर जैसे बनते हैं, एक इधर और यहाँ पे साइन बार हो गया, तो इसके बीच का जो दूरी होता है उसी से लिया जाता है ना। सो आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रोलर के केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है उससे साइन बार को स्पेसिफाइड किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका आ गया साइन बार। इसका नाम पूछ रखा है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट्स वन इन द फिगर। ये जो चित्र में दिखाया गया है इसका नाम क्या है, तो यही आपका साइन बार है ना। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ रोलर जो है नीचे वाले रोलर है, इसके में सवाल पूछा जाता है ये होल किस लिए दिए जाते हैं, तो होल्ड करने के लिए दिए जाते हैं ना आपका उसमें एंगल प्लेट में। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है यूज ऑफ साइन बार इज बेस्ड ऑन फंक्शन। तो साइन बार का उपयोग जो होता है कौन से फंक्शन में किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो आपका ये साइन बार जो है ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमितीय फंक्शन पर आधारित होता है ना। सो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द गेज शोन इन द पिक्चर। ये जो दिखा रखा है इसके बारे में पूछ रखा है ना। तो ये आपका गेज ब्लॉक है या फिर आप इसको कह सकते हो स्लीप गेज बॉक्स है ना। सो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका स्लीप गेज का बॉक्स है।
जूम कर देता हूँ जिससे आपको और दिखाई देगा। ये जैसे देखो, ये आपका स्लीप गेज के यहाँ पे पूरे के पूरे पीस जो है 32 पीस इसमें है ना, स्टील ग्रेड 2 का है, 32 पीस का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका स्लीप गेज आर मेड ऑफ, है ना, स्लीप गेज बने होते हैं तो कौन से मटेरियल के बने होते हैं, तो आपका हाई ग्रेड स्टील होता है, उससे बनाया जाता है। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च ग्रेड इस्पात से जो होता है आपका, आपका जो होता है स्लीप गेज जो बना हुआ होता है हाई ग्रेड स्टील का होता है ना। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, इन द लेथ मशीन इट इज़ पॉसिबल टू टर्न द एक्सेंट्रिक टर्निंग विद द हेल्प ऑफ। एक लेथ मशीन में क्या होता है, किसी की मदद से हम एक्सेंट्रिक या उत्केंद्र टर्निंग करना संभव होता है। तो एक्सेंट्रिक टर्निंग जो होता है आपका 4 जो चक में होता है ना, और सेल्फ सेंट्रिक जो होता है आपका 3 जो चक में होता है। सबका एक्सेंट्रिक जो है 4 जो चक के द्वारा किया जाता है ना, और साथ में आपका 4 जो के साथ में आपका लेथ कैरियर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बोथ 4 जो चक एंड लेथ कैरियर, है ना। चल जो चार जबड़े वाले चक और लेथ कैरियर के दोनों के साथ जो होता है आपका एक्सेंट्रिक टर्निंग या उत्केंद्र टर्निंग जो है करना संभव हो पाता है। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, वेयर कैन एन एक्सेंट्रिक टर्न जॉब बी यूज़, है ना। एक उत्केंद्र जॉब टर्न जॉब को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जो एक्सेंट्रिक टर्न जॉब होते हैं उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। वो जो होता है पावर प्रेसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, पावर ब्रेक में भी इस्तेमाल किया जाता है, और गिलोटिन मशीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेंट्रिक टर्न जॉब जो होते हैं आपके पावर प्रेसेस में, पावर ब्रेक में, और गिलोटिन मशीन जो होती है जो शेयरिंग की होती है, गिलोटिन शेयर मशीन होती है, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है ना। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी के सभी। 41 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गाइड द टूल एंड लोकेट द जॉब इन मास प्रोडक्शन। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो होता है बहुत उत्पादन में जॉब का स्थान निर्धारित करने और टूल को गाइड करने के लिए उपयोग किया जाता है। वहाँ पे आपका जिग होता है ना। जिग का इस्तेमाल जो होता है ये गाइडिंग और गाइडिंग मतलब टूल को गाइड करता है, साथ ही आपका लोकेट भी करता है आपका जॉब को, है ना, मास प्रोडक्शन में। बाकी इसका फिक्सचर का आता है तो ये खाली होल्ड करता है ना, होल्ड करने का काम करता है। आंसर जो है सी हो जाएगा, जिग जो है राइट आंसर है ना। 42 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ये आपका पिक्चर का आ गया। पिक्चर इज अ प्रोडक्शन डिवाइस विच, तो पिक्चर एक उत्पादन है जो कि क्या है, खाली होल्ड करता है, होल्ड एंड लोकेट द वर्क पीस, है ना। तो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। होल्ड करता है, साथ ही आपका लोकेट करता है वर्क पीस को, गाइड नहीं करता है ये, है ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें होल्ड और लोकेट दोनों दे रखा था, तो सी में तो आपका दोनों को मिक्स कर रखा है। वर्क पीस को पकड़ता है और लोकेट करता है, तो सी जो है राइट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ चिप ब्रेकर। तो निम्नलिखित में से कौन सा चिप ब्रेकर का एक प्रकार है। चिप ब्रेकर का प्रकार देखते हैं। स्टेप टाइप जो होता है, स्टेप टाइप होता है, ग्रुप टाइप ये भी होता है, और क्लेम टाइप जो होता है ये भी होता है। चिप ब्रेकर का काम जो होता है स्टेप टाइप से भी होता है, ग्रुप टाइप से भी होता है, और क्लैम्प टाइप से भी होता है। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, हाफ नट मैकेनिज्म इज मैकेनिज्म फाउंड इन, है ना। तो हाफ नट मैकेनिज्म जो होता है क्रियाविधि, वो कौन सी मशीन में पाए जाने वाली एक क्रियाविधि है उसके बारे में पूछ रहा है। तो हाफ नट जो होता है आपका ये लेथ में पाया जाता है ना, लेथ में दिया रहता है। जो आपका फीड शाफ्ट होता है ना, फीड शाफ्ट उस पर लगा होता है, जो एप्रन के साथ जहाँ पे अंदर से लगा रहता है, तो लॉकिंग करने के लिए जैसे हम गियर लगाते हैं ना, 1 नंबर 2 नंबर स्टार्ट करने के लिए जैसे होता है, गियर का सिस्टम होता है लेफ्ट साइड में, हेड स्ट्रोक में होता है ना। जब हम लीवर को लगाते हैं ना फीड शाफ्ट से लीवर करने के लिए, तो उस टाइम पे वो अटैच करता है उसको, हाफ नट जो होता है। आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 45 नंबर में। इसमें क्वेश्चन है, द मेंटेनेंस वर्क कैरिड आउट ऑन एन इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड इट्स ब्रेकडाउन और माल फंक्शन इज कॉल्ड, है ना। तो किसी उपकरण के टूटने या खराबी से बचने के लिए किए गए अनुरक्षण कार्य को क्या कहा जाता है। तो वो आपका जो होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है ना। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। निवारक अनुरक्षण करा जाता है जिसमें आपका ब्रेकडाउन से बचने के लिए या फिर टूटने फूटने खराबी होती है। जनरली वही होता है कि ब्रेकडाउन या फिर माल फंक्शन होता है, उस चीज़ से बचाने के लिए आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करा जाता है। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड एंगल ऑफ एकमी थ्रेड। तो एकमी चूड़ी के लिए अंतर्गत कोण का मान कितना होता है? तो आपका 29 डिग्री होता है ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ थ्रेड आर देयर इन लीड स्क्रू ऑफ लेथ मशीन। तो लेथ मशीन के लीड स्क्रू में किस प्रकार की चूड़ियाँ बनी होती है? तो आपका एकमी थ्रेड बना होता है। सो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। वी थ्रेड जो होते हैं ये आपके नट में इस्तेमाल किए जाते हैं और मेट्रिक का होता है। बटर थ्रेड जो होता है ये आपका पावर प्रेसेस में इस्तेमाल किया, क्विक रिलीजिंग वाइस होता है ना, उसमें इस्तेमाल किया जाता है ये। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है आपका खाली स्थान है, फिर इज द सरफेस कनेक्टिंग द क्रेस्ट एंड रूट, है ना। तो ऐसे बना लेते हैं। तो ये आपका क्रेस्ट होता है, ये आपका रूट होता है। तो इसका नाम पूछ रखा है, ये जो कनेक्ट कर रहा है ना इसका नाम, तो इसको फ्लैंक बोलते हैं ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिच जो होता है दोनों क्रेस्ट के बीच का या डिस्टेंस एडजेसेंट टीथ के बराबर जो हो गया है, ये आपका पिच होता है। लीड जो होता है जैसे एक राउंड के अंदर जितना वो अंदर घुसता है ना, तो आपका लीड होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका द मेथड एडप्टेड टू मेक द टूल फ्लो द वेरी सेम पाथ और द प्रीवियस कट इज़ नोन एज ऑफ द थ्रेड, है ना। तो टूल को पिछले कट के समान पथ का अनुसरण करने के लिए अपनाई गई विधि के को चूड़ी के किस रूप में जाना जाता है, उसके बारे में पूछ रहे हैं ना। तो उसको जो होता है हम कैचिंग के रूप में जानते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला है कि आपका मेथड के बारे में पूछ रखा है टू फॉलो द वेरी सेम पाथ, मतलब ऐसे जैसे आ रहा है ना, एक थ्रेड काटने के बाद दूसरा पकड़ रहा है, तो इसी चीज़ को वो पकड़ रहा है ना, तो वही आपका कैचिंग हो जाएगा। तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन है और इसमें लास्ट क्वेश्चन यही करते हैं, बाद में आपका देखेंगे 51 से 100 तक क्वेश्चन देखेंगे। देन आपका ये आपका 100 से 150, उसके बाद फिर लेवल 2 के क्वेश्चन आएंगे ना। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका एक्सटर्नल थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ, है ना। सो बाह्य चूड़ी के माध्यम से उत्पादित की जाती है। तो एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए हम कौन से माध्यम का इस्तेमाल करते हैं? तो आपका बाह्य चूड़ी बनाने के लिए जो होता है जैसे चेजर इस्तेमाल किया जाता है या डाई का इस्तेमाल किया जाता है। सो इसमें पूछ रखा है कि माध्यम के बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ जैसे देखते हैं तो लेथ मशीन जो है सबसे उपयुक्त हो जाएगा, बाकी किसी से नहीं कर सकते हैं। ड्रिल मशीन जो होता है ड्रिल होल बनाने के लिए होता है। ग्राइंडर जो होता है सरफेस फिनिश करने का काम आता है। पाइप कटर जो होता है पाइप कटर के कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ का जैसे मैंने बात किया, तो पीडीएफ आपको तब मिल जाएगा जब आपको 5 मतलब टोटल क्वेश्चन आपके ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल है टेक्निकल स्टडी पॉइंट, उसका लिंक जो है आपका यूट्यूब के प्रोफाइल में मिलेगा, तो वहाँ से आप अभी कनेक्ट हो सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे आपके पीडीएफ जो है अपलोड हो चुके हैं वहाँ पे और टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप बाकी सब भी डाउनलोड कर सकते हो, है ना। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।